हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। क्वार्टरली लॉ क्लास में आप लोगों का स्वागत है। आज का हमारा जो लेक्चर है वो AIB एग्ज़ाम को लेकर बनाया जा रहा है। यहाँ पर मैं आपको बताऊंगा कि AIB एग्ज़ाम के लिए आपको कौन कौन सी इम्पोर्टेंट सेक्शंस पढ़नी है और कौन कौन सी सेक्शंस नहीं पढ़नी है। AIB जैसे कि आप जानते हैं, इसमें लगभग जो है एविडेंस एक्ट का कम से कम 8 से 10 क्वेश्चन आपसे जो है यहाँ पर पूछे जाएंगे। याद रखना, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से 8 से 10 क्वेश्चन आपके जो है एग्जाम में आएंगे, जिनको आपको कैरी करना है। वैसे तो आपको पता है कि ओपन बुक एग्जाम है, तो आपको ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत है नहीं, लेकिन फिर भी आपको जब आप एग्ज़ाम देने जाओगे तो आपको कम से कम ये तो पता हो कि कौन सी चीज़ कहाँ पर लिखी हुई है और इसका सही आंसर क्या है। तो इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखते हुए चलिए हम जो है लेक्चर को शुरू करेंगे। लेक्चर ज़्यादा बड़े नहीं हैं, लंबे नहीं हैं, और मैंने वही सेक्शंस को यहाँ पर ऐड किया है जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। तो चलिए हम यहाँ पर आज पढ़ते हैं भारतीय साक्ष्य अधिनियम यानी इंडियन एविडेंस एक्ट के बारे में बात करने वाले हैं। देखो, जैसे कि आप लोगों को पता है कि इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 है। इसको कब बनाया गया था? तो 15 मार्च 1872 को जो है आपका एविडेंस बनकर जो है तैयार हो गया था। इसका जो प्रारूप है, फॉर्मेट है, वह सर जेम्स स्टीफन के द्वारा बनाया गया था। ये बात भी आपको यहाँ पर याद रखनी है। कभी कभी एग्जाम में वो आपसे डायरेक्टली पूछ लेगा कि हाउ मैनी सेक्शंस इन एविडेंस एक्ट, तो आपको याद रखना है 167। भारतीय साक्ष्य अधिनियम में कुल मिलाकर जो है 167 सेक्शंस हैं, और यहाँ पर अगर चैप्टर यानी अध्याय की बात करें तो 11 यहाँ पर चैप्टर हैं। ये दोनों बातें इम्पोर्टेंट हैं। पहली बात है इम्पोर्टेंट है जो आपको याद रखनी है। दूसरी इम्पोर्टेंट बात यह है कि वो पूछेगा कि जो भारतीय साक्ष्य अधिनियम है ये सिविल मामलों में एप्लीकेबल होती है या क्रिमिनल मामलों में एप्लीकेबल होती है। तो आपको यहाँ पर याद रखना है एविडेंस एक्ट जो है सिविल और क्रिमिनल दोनों ही मामलों में लागू होती है। और ये क्या है? ये आपका एक प्रोसीजर लॉ है, यानी प्रक्रियात्मक जो है अधिनियम है। ये एक प्रक्रिया को बताती है, उसको जो है फॉलो करती है। तो चलिए अब हम चलते हैं सेक्शन की तरफ। सबसे पहले अगर सेक्शन की बात करें तो सेक्शन 1 में जो है संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ बताया गया है। यानी इस अधिनियम का, इस एक्ट का नाम क्या होगा। दूसरा, इसका जो है कमेंसमेंट यानी विस्तार कहाँ तक होगा, ठीक है। तीसरा, इसका जो है प्रारंभ कब हुआ। तो देखो, यह है अधिनियम भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 कहा जाएगा। इसका विस्तार कहाँ पर है? इसका विस्तार संपूर्ण भारत पर है, लेकिन कुछ ऐसी जगह है जहाँ पर इसको लागू नहीं किया गया है। जैसे यहाँ पर पहले क्या था, पहले जम्मू कश्मीर में ये लागू नहीं था, लेकिन अब क्या है, अब जम्मू कश्मीर में भी इसको एप्लीकेबल कर दिया गया है। दूसरा, ये आपका सेना न्यायालय, जो सेना, नौसेना या वायुसेना है, उन पर आपकी लागू नहीं होती है। याद रखना, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम किन किन पर लागू नहीं होता है। तो आपको याद रखना है सेना, नौसेना, वायुसेना या मध्यस्थम जिसको बोलते हैं आर्बिट्रेटर, उनको क्या है, उनको भारतीय साक्ष्य अधिनियम लागू नहीं होता है। या फिर किसी न्यायालय अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत शपथ पत्र पर जो है इसको लागू नहीं किया गया है। उसके अलावा यहाँ पर बताया गया है कि अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जिसको यहाँ पर ऐसा साक्ष्य लेने के लिए न्यायालय के द्वारा प्राधिकृत किया गया है, तो वहाँ पर ये अधिनियम आपका लागू होगा। इसी के साथ एक बात और याद रखनी है, इसमें जो है आपका 167 सेक्शंस है और 11 आपके चैप्टर हैं, और इनको जो है 3 पार्ट्स में यानी 3 भागों में डिवाइड किया गया है। 3 भाग कौन कौन से हैं ये बात भी आपको मैं बता देता हूँ। यहाँ पर इसको बताने से पहले एक बार ज़रा मैं जो बचा हुआ पोर्शन इसको कंप्लीट कर लेता हूँ, फिर मैं आपको बताऊँगा कि 3 पार्ट्स कौन कौन से हैं। देखिए, यहाँ पर एक एग्जाम में क्वेश्चन ये आएगा कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम भारत में लागू कब हुआ। तो यहाँ पर लिखा है और यह 1872 के सितंबर के प्रथम दिन को प्रवर्त होगा, यानी 1 सितंबर 1872 क्या हुआ आपका इंडियन एविडेंस एक्ट जो है संपूर्ण भारत में या जम्मू कश्मीर राज्य को छोड़कर जो है पूरे भारत में लागू हुआ था। लागू होने की डेट अलग होती है और बनकर तैयार होने की डेट अलग होती है। ये दोनों की दोनों ही बातें आपको यहाँ पर याद रखनी है। अब मैं आपको बता रहा था कि यहाँ पर जो है ये कितने पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। तो देखिए, जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ
कि इंडियन एविडेंस एक्ट में जो टोटल सेक्शन है वो 167 है, जो आपका 11 चैप्टरों में जिनको डिवाइड किया गया है। और यहाँ पर इसके कितने पार्ट हैं, तो इसके 3 पार्ट हैं। इसको जो है हम 3 पार्ट में कवर अप करते हैं। अब वो 3 पार्ट कौन कौन से हैं? पहले पार्ट में आता है आपका रिलेवेंसी ऑफ फैक्ट, यानी तथ्यों की सुसंगतता। पहले पार्ट में बताई गई है रिलेवेंसी ऑफ फैक्ट। दूसरे पार्ट में आपका बताया गया है यहाँ पर बर्डन ऑफ प्रूफ, यानी सबूत का भार, यानी सबूत का भार किस पर होगा ये बताया गया है। और थर्ड में बताया गया है इफेक्ट ऑफ एविडेंस, या इसको कह सकते हैं कि साक्ष्य पेश करने का प्रभाव। अगर आप कोई एविडेंस कोर्ट में फाइल करते हो, पेश करते हो, तो उसका क्या प्रभाव होता है इसके बारे में यहाँ पर बताया गया है, जो आपको याद रखना है। इसके अलावा यहाँ पर सेक्शन 2 की बात करें तो सेक्शन 2 रिपीट हो चुकी है, लेकिन कभी कभी एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लेगा कि सेक्शन 2 को किस एक्ट के द्वारा, किस अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा जो है रिपील की गई है। तो आपको करना है 1938 की धारा 2 जो है उसके अकॉर्डिंग इसको रिपील कर दी गई थी। थर्ड यहाँ पर जो है आपका सेक्शन आता है इंटरप्रिटेशन कोड, यानी निर्वचन खंड। यहाँ पर जो है इंटरप्रिटेशन के बारे में बताया गया, क्लॉज के बारे में बताया गया, निर्वचन खंड के बारे में बताया गया है। यहाँ पर कुछ डेफिनेशंस हैं जो आपको याद करके जानी है। जैसे पहली एक डेफिनेशन है न्यायालय, कोर्ट। न्यायालय के अंदर कौन कौन शामिल है, तो न्यायालय शब्द के अंतर्गत सभी न्यायाधीश और मजिस्ट्रेट तथा मध्यस्थों के सिवाय साक्ष्य लेने के लिए वैध रूप से प्राधिकृत सभी व्यक्ति आते हैं। यानी कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर न्यायालय के अंतर्गत आर्बिट्रेटर को छोड़कर, यानी मध्यस्थों के सिवाय जो है वो सभी व्यक्ति आते हैं, जिसमें चाहे तो कोई न्यायाधीश हो, चाहे कोई मजिस्ट्रेट हो, या न्यायालय के द्वारा ऐसे किसी व्यक्ति को साक्ष्य लेने के लिए प्राधिकृत किया गया है, वो सब यहाँ जो है आपका कोर्ट में शामिल है। अब उसके बाद यहाँ पर फैक्ट क्या होता है? देखो तथ्य क्या होता है, हर एक व्यक्ति या वस्तु तथ्य है। जैसे किसी ने कोई कुछ सुना, किसी ने कुछ देखा, किसी ने कुछ महसूस किया, किसी ने कुछ फील किया, वो सब क्या है? या किसी व्यक्ति की एक अमुक ख्याति है, यानी अमुक रेपुटेशन है, ये भी क्या है? एक तथ्य है। यहाँ पर आपके सामने एक क्वेश्चन आएगा कि एक व्यक्ति की अमुक ख्याति है, निम्नलिखित में से क्या है? साक्ष्य है, सबूत है, दस्तावेज है, या तथ्य है? तो आपको जहाँ पर फैक्ट लिखा होगा, फैक्ट वाला आपको जो है आंसर को टिक कर देना है, क्योंकि ये इसका आंसर सही है। हर एक चीज तथ्य है, ये बात आपको यहाँ पर याद रखनी है। उसके बाद देखो यहाँ पर नेक्स्ट आता है सेक्शन नंबर 3 में ही नेक्स्ट आपका पूछा जाता है सुसंगत। रिलेवेंसी क्या होती है? देखो रिलेवेंसी क्या होती है? ऐसा कोई भी तथ्य जिस पर दोनों पक्षकार सहमत हो, या जो किसी तथ्य से इस प्रकार जुड़ा गया हो जिससे उसकी सुसंगतता दर्शित होती हो, तो ऐसे तथ्य को सुसंगत कहा जाता है। इट मीन्स एक तथ्य दूसरे तथ्य से सुसंगत कहा जाता है, जबकि तथ्यों की सुसंगति से संबंधित इस अधिनियम के उपबंधों के में निर्दिष्ट प्रकारों में से किसी भी प्रकार से वह तथ्य दूसरे तथ्य से संसक्त हो, यानी जुड़ा हुआ होता है। जहाँ पर एक तथ्य दूसरे तथ्य से जुड़ा हुआ होता है और वो किसी चीज को दर्शाता है, तो वहां पर इस तथ्य को सुसंगत तथ्य कहा जाएगा। अब विवादक तथ्य क्या होता है? इसको बोलते हैं इररिलेवेंट जो है फैक्ट्स। कौन से होते हैं? ऐसे फैक्ट जिनको एक पक्षकार तो स्वीकार करता है और दूसरा पक्षकार डिनाई करता है, उसको यहाँ पर जो है इररिलेवेंट जो है आपका फैक्ट्स कहा जाता है। जैसे कि इसके लिए एक इलिस्ट्रेशन भी है, ख की हत्या के लिए क्या अभियुक्त है? उसके विचारण में निम्नलिखित तथ्य विवादक हो सकते हैं। यह कि क ने ख की मृत्यु कारित की, ये आपका एक जो है विवादित तथ्य है, क्योंकि वहां पर जो आपका बी है, बी मना करेगा कि मैंने ए की हत्या नहीं की। यह कि ए का आशय बी की मृत्यु कारित करने का था, ये भी आपका जो है आपका इररिलेवेंट फैक्ट है। यह कि ए को बी के से गंभीर और अचानक जो है प्रकोपन किया था, यहाँ पर ये क्या है? ये सभी आपके जो है इररिलेवेंट जो है आपके फैक्ट है, जो आपको यहाँ पर याद रखना है। उसके बाद यहाँ पर जो है पूछेगा दस्तावेज। दस्तावेज क्या होता है? देखो दस्तावेज क्या है? हर ऐसी कोई वस्तु, कोई चिन्ह, कोई आपका लिखा हुआ शब्दों द्वारा जो किसी यह वस्तु पर लिखा हुआ, वो सब क्या है? दस्तावेज है। यहाँ पर लिखा है कि दस्तावेज से ऐसा कोई विषय प्रेरित है
जिसको किसी पदार्थ पर या तो आपने किसी पदार्थ पर लिखा हो, अक्षरों पर अंकों या चिन्हों के साक्ष्य द्वारा या उनमें से एक से अधिक साधनों द्वारा अभिव्यक्त या वर्णित किया गया है, उस विषय के अभिलेखन के प्रयोग में उपयोग किए जाने को आश्रित हो या उपरोक्त किया जा सके या उपयोग किया जा सके। कहने का मतलब ये कि हर एक वो वस्तु जिस पर कुछ लिखा गया है, कुछ दर्शाया गया है, कोई चिन्ह बनाया गया है, वो सब क्या है, एक दस्तावेज है। जैसे कि आपके एग्जाम में पूछ लेगा कि दीवार पर कुछ लिखा हुआ है, तो बताइए ये कौन सा आपका एविडेंस है, ये ओरल एविडेंस है या डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है। तो आपको यहाँ पर याद रखना है कि ये एक आपका दस्तावेजी साक्ष्य है। जैसे कि इसमें लिखा हुआ है लेख दस्तावेज है, कुछ लिखा हुआ दस्तावेज है, कोई मुद्रा है, कोई शिला है, कोई आपका जो है उस पर कुछ लिखा हुआ है, फोटो चित्र है, वो सब क्या है, आपका डॉक्यूमेंट है। मानचित्र जिसको मैप चार्ट बोलते हैं, वो भी क्या आपका डॉक्यूमेंट है। धातुपट या शिला पर उत्कीर्ण लेख दस्तावेज है, कोई आपकी जो है दीवार है, कोई नक्काशी की गई है, उस पर कुछ बनाया गया है, वो सब डॉक्यूमेंट है। और आपको लास्ट वाला जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, जो याद रखना है, उपहासंकाकरण यानी कैरिकल्चर जिसको बोलते हैं इंग्लिश में, वो पीछे कैरिकल्चर इज अ डॉक्यूमेंट्री एविडेंस। याद रखना है, यहाँ पर यही एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है कि जो कैरिकल्चर है वो किस प्रकार का एविडेंस है, डॉक्यूमेंट्री है या आपका ओरली है। तो आपको याद रखना है ये डॉक्यूमेंट्री है। फिर बात आती है एविडेंस की। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ एविडेंस। एविडेंस आपके दो प्रकार के होते हैं, आपको मैंने बताया था, पहले ही बताया था क्लास में कि कौन कौन से, एक आपका डॉक्यूमेंट्री होता है और एक आपका ओरली होता है। डॉक्यूमेंट्री क्या होता है इसके बारे में ऊपर हम पढ़ के आए हैं, ओरली क्या होगा इसके बारे में आगे पढ़ेंगे। तीसरा इसमें और इंक्लूड कर दिया गया है वो आपका यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड, लेकिन जो इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड होता है उसको भी डॉक्यूमेंट्री एविडेंस में ही गिना जाता है। तो वैसे तो देखो जो डॉक्यूमेंट होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, एक तो इलेक्ट्रॉनिक और आपका एक सिंपल वाले। लेकिन अगर पूछता है कि साक्ष्य कितने प्रकार के हो सकते हैं, ये साक्ष्य आप कितने प्रकार से दे सकते हो, तो साक्ष्य आप दो प्रकार से दे सकते हो, एक आपका ओरली और दूसरा आपका डॉक्यूमेंट्री। यहाँ पर आपको ये बात याद रखनी है। उसके बाद यहाँ पर लिखा है साबित, प्रूव, डिस्प्रूव, नॉट टू बी प्रूव्ड। यहाँ पर साबित का मतलब क्या होता है, ऐसा कोई तथ्य जिसको साबित कर दिया जाता है और जिस पर जो है जिसके बारे में न्यायालय की राय है कि वो अस्तित्व में है, तो उसको साबित माना जाता है। नासाबित का मतलब क्या होता है कि ऐसी कोई वस्तु या तथ्य जिसके बारे में न्यायालय ने निर्णय दिया हो और लिखा हो कि अस्तित्व में नहीं है, वो नासाबित होता है। लेकिन नॉट टू बी प्रूव्ड यहाँ पर जो है साबित नहीं हुआ है, ये कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि इसका क्या मतलब है। कोई तथ्य साबित नहीं हुआ कहा जाता है जब वह न तो साबित किया गया हो और ना नासाबित किया गया हो। इट मीन्स कोई ऐसा फैक्ट है जो ना तो प्रूव हुआ हो, ठीक है, जिसको ना तो प्रूव किया गया हो और ना ही उसको डिसप्रूव किया गया हो, तो उसको बोलते हैं नॉट टू बी प्रूव, यानी साबित नहीं हुआ। एग्जाम में कई बार एग्जाम में पूछा गया है, तो आपको यहाँ पर याद रखनी है। अब देखो उसके बाद सेक्शन नंबर आती है 4। सेक्शन 4 क्या कहती है, प्रिजम्पशन के बारे में बात करती है। प्रिजम्पशन के बारे में कैसे बात करती है, यहाँ पर लिखा है उपधारणा कर सकेगा। देखो उपधारणा कर सकेगा, उपधारणा करेगा और निश्चायक सबूत, इन तीनों में डिफरेंट है। डिफरेंट क्या है, उपधारणा कर सकेगा जहाँ पर लिखा होगा, इट मीन्स यहाँ पर क्या है, कोर्ट बाउंड नहीं है किसी चीज़ की प्रिजम्पशन करने के लिए। प्रिजम्पशन किस चीज़ में की जाती है, प्रिजम्पशन उन मामलों में की जाती है जिसमें कोई डायरेक्ट आपको एविडेंस नहीं मिलता। जैसे एग्जाम्पल के लिए आप क्या कर रहे हो, आप देख रहे हो कि किसी घर में धुआं उठ रहा है, तो आप क्या प्रिजम्पशन करोगे कि उस घर में हो सकता है आग लग रही हो। जब तक आप खुद जाके नहीं देखोगे, आपको जो है आपका कोई ऐसा स्ट्रॉन्ग एविडेंस नहीं मिलता, तब तक तो आप यही समझोगे कि उस घर में आग लगी है। तो यहाँ पर आपने क्या किया, प्रिजम्पशन किया, उपधारणा की। सेम ऐसे ही क्या करती है, कुछ मामलों में कोर्ट के पास पावर होती है कि वो चाहे तो उन मामलों में उपधारणा कर भी सकता है और चाहे तो नहीं भी कर सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर सेक्शन जो 4 है वो यही कहती है कि जहाँ कहीं इस अधिनियम द्वारा यह उपबंधित है कि न्यायालय किसी तथ्य की उपधारणा कर सकेगा, वहाँ न्यायालय या तो ऐसे तथ्य को साबित हुआ मान सकेगा यदि और जब तक वह नासाबित नहीं कर दिया जाता है या उनके सबूत की मांग कर सकेगा। इट मीन्स कहने का मतलब यह है कि किसी मामले में कोई स्ट्रॉन्ग एविडेंस नहीं आता है
और कोर्ट वहाँ पर जो है उस मामले में कोई प्रिजम्पशन कर लेता है, तो उस प्रिजम्पशन के बिहाफ पर कोर्ट उसे साबित मानेगा। लेकिन ऐसी प्रिजम्पशन रिवर्टेबल होती है, यानी खंडनीय होती है। अगर वहाँ पर न्यायालय को लगता है कि वो मामला वैसे हुआ था, लेकिन वास्तव में आपको पता है कि वो क्या घटना थी और कैसे घटी थी, और उसके एवज में आपके पास कोई डॉक्यूमेंट या कोई एविडेंस भी है, तो आप जाकर बोल सकते हो कि साहब ये घटना ऐसे नहीं ऐसे हुई थी, और जो आपने प्रिजम्पशन की थी हम उसका खंडन करते हैं। तो सेक्शन 4 में जो क्लोज फर्स्ट है, उपधारणा कर सकेगा, ये डिपेंड करता है जज के ऊपर। वो चाहे तो प्रिजम्पशन कर भी सकता है और चाहे तो नहीं भी कर सकता है। लेकिन इसके अलावा इसके बाद जो लिखा है उपधारणा करेगा, ठीक है, मे और शेल। मे तो हमने पढ़ लिया, पढ़ेंगे शेल। शेल का मतलब क्या है? शेल का मतलब है कोर्ट यहाँ पर बाउंड है, कोर्ट यहाँ पर प्रिजम्पशन करने के लिए बाउंड है। जैसे लिखा है कि जहाँ कहीं इस सही नियम द्वारा यह निर्दिष्ट है कि न्यायालय किसी तथ्य की उपधारणा करेगा, वहाँ न्यायालय ऐसे तथ्य को साबित मानेगा यदि और जब तक वह नासाबित नहीं किया जा सकता। यानी यहाँ पर क्या है? यहाँ पर कोर्ट बाउंड है ऐसी प्रिजम्पशन को मानने के लिए। अब यहाँ पर एग्जाम्पल के लिए, जैसे आप जानते हो सेक्शन है आईपीसी का 82। जो लोग मेरी वीडियो देख रहे हैं वो बताएंगे 82 में क्या लिखा हुआ है। ठीक है, 82 क्या कहता है? सेक्शन 82 बताती है आपकी कि यह ऐसा कोई बालक जिसकी आयु 7 वर्ष से कम हो और उसके द्वारा कोई अपराध अगर किया जाता है तो वो किसी भी अपराध के लिए दंडित नहीं किया जाएगा। तो यहाँ पर कोर्ट को क्या करना पड़ेगा? यहाँ पर कोर्ट को इस बात की प्रिजम्पशन करनी पड़ेगी कि ऐसे व्यक्ति के द्वारा हत्या नहीं की गई है यदि उसकी आयु 7 वर्ष से कम है। लेकिन हाँ, आप उसको समझ रहे हो कि 7 वर्ष से कम है, लेकिन वो व्यक्ति जो है 7 वर्ष से ज़्यादा का है और उसके एवज में ऐसे जो है एविडेंस दिए जाते हैं, तो फिर कोर्ट ऐसी प्रिजम्पशन नहीं करेगा। लेकिन अगर वास्तव में वो 7 साल से कम है तो यहाँ पर ये क्या होगी? यहाँ पर ये प्रिजम्पशन ऑफ लॉ होगी और कोर्ट इसे मानने के लिए बाउंड भी होगा। इसके बाद कोई लिखा है निश्चायक सबूत। जहाँ पर कोई कंक्लूसिव प्रूफ है तो वहाँ पर आपको प्रिजम्पशन करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी जो चीज़ क्या हो चुकी है, जो चीज़ ऑलरेडी प्रूव हो चुकी है उसके लिए आपको किसी प्रकार का कोई एविडेंस देने की आवश्यकता नहीं है। जैसे कि हम पढ़ेंगे सेक्शन आईपीसी एविडेंस एक्ट में सेक्शन 58, जहाँ पर कहा गया है, क्या कहा गया है कि जो तथ्य साबित हैं उन्हें स्वीकृत करने की आवश्यकता नहीं है। जो तथ्य स्वीकृत है उनको साबित करने की आवश्यकता नहीं होती है। ये बात यहाँ पर आपकी बताई गई है। निश्चयक सबूत कहता है कि जहाँ की इस अधिनियम द्वारा एक तथ्य किसी अन्य तथ्य का निश्चयक सबूत घोषित किया गया है। इस अधिनियम द्वारा एक तथ्य को जो है दूसरे तथ्य का निश्चयक सबूत घोषित किया गया है, वहाँ न्यायालय उस एक तथ्य के साबित हो जाने पर उस अन्य को साबित मानेगा और उसे ना साबित करने के पर उनके लिए साक्ष्य दिए जाने की अनुज्ञा नहीं देगा। यानी जहाँ पर एक तथ्य दूसरे तथ्य से जुड़ा हुआ है और अगर उसने एक तथ्य को साबित मान लिया और दूसरा तथ्य उसी तथ्य से जुड़ा हुआ है तो वह दूसरे को भी यहाँ पर साबित मान लेगा। ये बात आपकी यहाँ पर बताई गई है। उसके बाद देखिए, हम उपधारणा के बारे में बात कर रहे थे। तो उपधारणा जो है कितने प्रकार की होती है? देखो, वैसे तो उपधारणा 3 प्रकार की होती है। वो 3 प्रकार कौन कौन सा है मैं आपको बताता हूँ। पहला आता है आपका तथ्य की उपधारणा यानी प्रिजम्पशन ऑफ फैक्ट। दूसरा आपका आता है प्रिजम्पशन ऑफ लॉ और थर्ड आती है मिक्स प्रिजम्पशन यानी मिश्रित उपधारणा। मिश्रित मतलब तथ्य और विधि दोनों की उपधारणा। लेकिन तथ्य और विधि दोनों की उपधारणा भारत में प्रचलित नहीं है, इसलिए हम उसके बारे में यहाँ पर बात भी नहीं करेंगे। हम यहाँ पर बात करेंगे तथ्य की उपधारणा और विधि की उपधारणा के बारे में। तथ्य की उपधारणा के बारे में अगर हम बात करें तो सेक्शन 86 से लेकर 88, 90, 114 और 118 ये आपके जो है तथ्य की उपधारणा है और ऑलवेज रिवर्टेबल भी, यानी इनको जो है आप क्या कर सकते हो, इनको आप जो है यहाँ पर खंडित भी कर सकते हो। लेकिन जो यहाँ पर विधि की उपधारणा है, अगर इसके बारे में बात करें तो विधि की उपधारणा 2 प्रकार की होती है। एक होता है खंडनीय उपधारणा और एक होती है अखंडनीय उपधारणा। जो खंडनीय उपधारणा है इसका मतलब यह है कि जो जिनका हम खंडन कर सकते हैं, जैसे कि सेक्शन 79 से लेकर 85, 107 और 106 क्या है, ये ऐसी जो है प्रिजम्पशन है जिनको हम क्या कर सकते हैं, जिनके अगेंस्ट एविडेंस देकर हम इनको जो है रिवर्ट करा सकते हैं।
लेकिन कुछ ऐसे इररिवर्सिबल आपकी यहाँ पर सेक्शन भी हैं जो क्या है, प्रजम्पशन तो है, प्रजम्पशन ऑफ लॉ तो है, लेकिन आप इनको रिवर्ट नहीं करा सकते हो, इनका खंडन नहीं कर सकते। जैसे कि आपका एविडेंस एक्ट सेक्शन 41, 112, 113 और आईपीसी की सेक्शन 82, ये जब आपकी बताती है कि इन सब के बारे में आप जो है क्या नहीं कर सकते, इनका आप खंडन नहीं कर सकते हो। तो देखो यहाँ तक मैंने आपको सेक्शन 4 तक बता दिया है। सेक्शन 4 तक जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस थे उन सब के बारे में मैंने आपको बताया। लेक्चर में थोड़े छोटे छोटे बना रहा हूँ ताकि आप लोग बोर ना हो और आप लोग इसको आसानी से समझ सके। आज के लिए इतना ही पढ़ेंगे। नेक्स्ट लेक्चर कल आपके लिए जो है मैं बनाऊंगा और उसको रिकॉर्ड करूंगा। इतना आप इस लेक्चर को पढ़िए, इस लेक्चर को समझिए, और जो कंटेंट अगर मुझसे छूट गए हों तो आप उनको भी थोड़ा सा देखिए। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, ताकि आप लोगों का सपोर्ट मेरे को मिल सके, और आप लोगों का सपोर्ट मुझे मिलेगा तो ही मैं आगे वीडियो बना पाऊँगा। तो चलिए फिर आज के इतना ही, बाकी फिर मिलते हैं, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद, जय भारत।